दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। दोस्तों आपने हाल फिलहाल खबरों में सुना होगा कि चाइना और ताइवान के बीच के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। दोनों के बीच में तनाव बना रहता है। तो आखिर वे क्या है, क्यों है, इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्या तनाव है। दोस्तों समझने की बात यह है कि चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर अपना हक जमाता है। चाइना ये कहता है कि ताइवान उसी की टेरिटरी का हिस्सा है, उसी का एक अभिन्न हिस्सा है। और वो उसे अपने अंदर मिलाना चाहता है, अपने अंदर रीयूनिफाई करना चाहता है। भले ही उसे इसके लिए फोर्स का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े, भले ही उसे अपना मिलिट्री एक्शन क्यों ना लेना पड़े। इसी की वजह से चाइना ने ताइवान के अराउंड काफी मिलिट्री एक्टिविटीज बढ़ा दी हैं। जैसे कि ताइवान का जो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है, जैसे एडीआईजेड कहते हैं, उसके आसपास काफी एयर इंट्रूजन्स, काफी नेवल इंट्रूजन्स चाइना रेगुलरली करता रहता है। यानी कि ताइवान के मिलिट्री जोन में, डिफेंस जोन में चाइना अपने एयरक्राफ्ट भेजता रहता है और चाइना अपने वॉरशिप्स भी भेजता रहता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में तनाव काफी बढ़ जाते हैं। इसी तनाव के बीच में एंट्री होती है यूनाइटेड स्टेट्स की। यूनाइटेड स्टेट्स ये कहता है कि मेरी ड्यूटी है, मेरी कमिटमेंट है कि मैं ताइवान की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करूं। और इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ताइवान को काफी सपोर्ट दे रहा है, जैसे कि हथियार बेच रहा है, आर्म्स सेल कर रहा है और मिलिट्री कोऑपरेशन भी कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ये कहता है कि मैं ताइवान को सपोर्ट करूंगा और उसको चाइना की डोमिनेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करूंगा। ताइवान में दोस्तों आपको पता हो या ना पता हो, ताइवान में डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ताइवान में हर 4 साल में इलेक्शंस होते हैं और उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है। चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है और चाइना में डिक्टेटरशिप है। ताइवान में डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो कि बिल्कुल ही अलग है। और ताइवान की मेजॉरिटी जनता भी यही कहती है कि वो ताइवानीज है और वो चाइना से अलग है। वो अपनी इंडिपेंडेंस चाइना से बना के रखना चाहते हैं, वो चाइना चाइना का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो इसी वजह से ताइवान ने भी चाइना के मिलिट्री एक्शंस के अगेंस्ट अपने डिफेंसेस काफी बढ़ा दिए हैं। ताइवान ये कहता है कि मैं चाइना के आगे नहीं झुकूंगा और अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस बना के रखूंगा, अपनी इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स बना के रखूंगा और उन्हें और स्ट्रेंथन करूंगा। और मैं चाइना से चाइना के सामने नहीं झुकूंगा। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा रशिया यूक्रेन के मामले जैसा ही है। जैसे रशिया यूक्रेन के ऊपर अपना हक जमाता है, उसी तरीके से चाइना ताइवान के ऊपर अपना हक जमाता है। आइए इस मैप में हम देखते हैं कि ताइवान की और चाइना की क्या लोकेशन है। ये पूरा चाइना है, यहाँ पे बीच में एक ताइवान आइलैंड है। इसके आसपास नेबर्स क्या हैं? साउथ कोरिया, जापान और फिलीपींस। और बाकी ये फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आ जाती हैं, जैसे कंबोडिया, वियतनाम एक्सेट्रा। तो चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर अपना हक जमाता है। अब हम समझेंगे कि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से शुरू हुआ है, इसकी आखिर क्या हिस्ट्री है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में ताइवान हमेशा से चाइना का हिस्सा रहा है, हमेशा से चाइनीज रूल में रहा है। किंग डायनेस्टी के दौरान, किंग डायनेस्टी ने चाइना के ऊपर काफी लंबे समय तक राज किया था और उसके दौरान ताइवान चाइना का ही हिस्सा था। लेकिन जब जापान से चाइना हारा था साइनो जापानीज वॉर में 1895 में, तब ये ताइवान जापान का हिस्सा बन गया था, जापान के अंडर आ गया था। लेकिन फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 में जापान हारा, तो चाइना ने ताइवान का कंट्रोल रिगेन कर लिया था। तो पहले वो हमेशा से चाइना का पास था, चाइना के पास था, फिर जापान के पास गया, फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चाइना के पास वापस गया। तो ये जो ताइवान का इशू है, ये चाइनीज सिविल वॉर से और ज्यादा एस्केलेट हुआ। चाइनीज सिविल वॉर दो पार्टीज के बीच का वॉर था। एक नेशनलिस्ट पार्टी जिसे हम कुओमिंतांग कहते हैं, कुओमिंतांग, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो कि कम्युनिस्ट थी। इन दोनों पार्टीज के बीच में चाइना में सिविल वॉर चला था, जिसकी वजह से ताइवान का इशू रेज हुआ। सिविल वॉर का आउटकम 1949 में निकला, जिसमें नेशनलिस्ट हार गए, नेशनलिस्ट पार्टी कुओमिंतान हार गई और वो ताइवान भाग गए। तब तक ताइवान चाइना का हिस्सा वापस से बन चुका था और जो नेशनलिस्ट पार्टी थी वो ताइवान भाग गए। उन्होंने ताइवान में अपना अलग रूल इस्टेब्लिश किया। उन्होंने बोला हम इसे रिपब्लिक ऑफ चाइना कहेंगे। हमारी गवर्नमेंट जो कि ताइवान में बेस्ड है, वो रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जानी जाएगी और ये चाइना के पूरे पूरे हिस्से को रिप्रेजेंट करेगी। और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी, उसने मेनलैंड चाइना में, जैसा कि आज हम चाइना को जानते हैं, उसमें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से अपनी अलग सरकार एस्टैब्लिश करी। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना आरओसी को, जो नेशनलिस्ट की गवर्नमेंट थी, उसे रिकॉग्निशन मिला। वो यूएन का हिस्सा थी, वो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर थी। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये कुओमिंतांग के जो लीडर थे, चियांग, ये वो हैं। और इनकी गवर्नमेंट को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन 1949 के बाद से मिला। इन्होंने ताइवान में डिक्टेटरशिप रूल स्टैब्लिश किया था, जो कि 1980s तक चला।
और फिर इनकी डेथ के बाद ताइवान में डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन हो गया, ताइवान में भी डेमोक्रेसी आई, और 1996 में ताइवान में पहले इलेक्शंस हुए। तो ऐसा नहीं है कि ताइवान हमेशा से ही डेमोक्रेटिक कंट्री रही है, ताइवान भी पहले एक डिक्टेटरशिप रूल के अंडर थी। और आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि पहले ताइवान को ही, जो कि रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जानी जाती थी, उसे ही रिकॉग्निशन मिलता था। तो जो चियांग की गवर्नमेंट थी, रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट, वही चाइना की सीट को होल्ड करती थी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, और सारे वेस्टर्न नेशंस उसे ही चाइनीज गवर्नमेंट के तौर पर रिकॉग्नाइज करते थे। लेकिन 1970s में कुछ कंट्रीज ये आर्ग्यू करने लगी कि ताइवान में जो गवर्नमेंट बेस्ड है, ताइपी में जो गवर्नमेंट बेस्ड है, यानी कि ताइवान की कैपिटल है ताइपी, वहां पे जो गवर्नमेंट बेस्ड है वो मेनलैंड चाइना के लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी। ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है और चाइना बहुत बड़ा देश है, तो एक छोटे से आइलैंड में रहने वाले लोग इतने बड़े पूरे मेनलैंड चाइना के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये आर्ग्यूमेंट देके उन्होंने बोला कि अब हम रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी, जो चियांग की गवर्नमेंट थी, उसे उन्होंने धीरे धीरे रिकॉग्निशन देना कम कर दिया। और 1971 में यूएन ने सारा डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन बीजिंग को दे दिया, जो कि यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी, उस पर अब सारा रिकॉग्निशन आ गया। और रिपब्लिक ऑफ चाइना जो ताइवान की गवर्नमेंट थी, उसे यूएन से हमेशा के लिए हटा दिया। उसकी सिक्योरिटी काउंसिल की सीट हट गई और यूएन मेंबरशिप भी उसकी खत्म हो गई। तो अब आपको यहाँ पे समझना है कि 1971 में आज जो मेनलैंड चाइना है, जो बीजिंग की गवर्नमेंट है, उसे 1971 में रिकॉग्निशन मिला। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल की सीट है वो भी उसे 1971 में मिली, उससे पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान के पास वो सीट थी। और फिर धीरे धीरे जैसे चाइना ने अपनी इकोनॉमी ओपन करनी शुरू करी 1978 से, तो यूनाइटेड स्टेट्स को भी लगा कि हाँ, ये अपनी इकोनॉमी ओपन कर रहे हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं ट्रेड के लिए, हम इनसे रिलेशंस बना सकते हैं। तो इन्होंने 1979 में फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करे बीजिंग के साथ। तो आपको ये पूरा गाइडलाइन आउटलाइन समझ में आनी चाहिए कि कैसे पहले ताइवान चाइना का हिस्सा था, फिर जापान के पास गया, फिर वापस चाइना के पास आया, और फिर वहां पे नेशनलिस्ट गवर्नमेंट रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई, जिससे फिर रिकॉग्निशन हटके पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो पीआरसी की गवर्नमेंट है उसके पास रिकॉग्निशन गया, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है। उसके बाद से जैसे जैसे यूएस ने अपने रिलेशंस इंप्रूव करे बीजिंग गवर्नमेंट के साथ, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ, वैसे वैसे बाकी गवर्नमेंट्स ने भी फिर उसे ही फॉर्मली रिकॉग्नाइज करना चालू कर दिया, क्योंकि अब उसी के पास सिक्योरिटी काउंसिल की सीट है, उसी को सब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो इसीलिए आरओसी की जो गवर्नमेंट थी, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो ताइवानीज गवर्नमेंट थी, उसके सपोर्ट में जो कंट्रीज थी वो सब धीरे धीरे हटती चली गई। उन सब ने फिर ये कह दिया कि अब हम इनके साथ रिलेशंस नहीं रखेंगे। तो काफी इसी वजह से काफी हॉस्टिलिटी रही दोनों के बीच में, काफी चाइना ताइवान के रिलेशंस बिल्कुल अच्छे नहीं रहे और बहुत खराब रहा। लेकिन 1980s में थोड़े इंप्रूवमेंट के आसार दिखाई दिए। चाइना ने ये बोला कि हम चलो आपको थोड़ी ऑटोनॉमी देंगे, हम एक कहेंगे कि एक कंट्री में दो सिस्टम्स आप रख सकते हैं, जिसकी वजह से ताइवान को हम सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले इंडिया में भी यही सिस्टम था। इंडिया में अलग गवर्नमेंट चलती थी, कश्मीर में अलग गवर्नमेंट चलती थी, वन कंट्री टू सिस्टम्स थे, इंडिया एंड कश्मीर। तो चाइना ने भी वही स्ट्रैटेजी प्रपोज करी कि वन कंट्री टू सिस्टम्स हम कहेंगे, आप ताइवान जो है आप अपनी ऑटोनॉमी लीजिए, जैसे इंडिया में कश्मीर को ऑटोनॉमी पहले दी जाती थी। लेकिन ताइवान ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया। ताइवान ने बोला कि हम आपके इस ऑफर को नहीं एक्सेप्ट करते, हम ही जो है पूरी फॉर्मल गवर्नमेंट है, आपको हम रिकॉग्निशन नहीं देते। और इसी के जवाब में बीजिंग ने भी ये बोला कि जो ताइवान की आरओसी गवर्नमेंट है वो इलेजिटिमेट है, वो वैलिड नहीं है। इसी वजह से फिर वापस दोनों के बीच के रिलेशंस खत्म होने लग गए धीरे धीरे और खराब होने लग गए। बट एक प्लस पॉइंट हुआ, ताइवान की गवर्नमेंट ने थोड़े से अपने रूल्स रिलैक्स करे। उन्होंने बोला कि चलो ताइवानी जो पॉपुलेशन है वो चाइना जा सकती है, ऐसे ही विजिट कर सकती है, और चाइना में अपने इन्वेस्टमेंट्स इंप्रूव कर सकती है, अपने इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज कर सकती है। तो हालांकि थोड़े से रिलेशंस इंप्रूव हुए, बट बहुत ज्यादा फिर कोई नतीजा नहीं निकला। अब आपको समझना है कि चाइना की वन चाइना पॉलिसी क्या है, वन चाइना पॉलिसी क्या कहती है। जैसे कि अब तक हमें समझ में आया कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, जो पीआरसी गवर्नमेंट है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की गवर्नमेंट है, वो ताइवान को अपना हिस्सा बताती है और कहती है कि यह हमारा हिस्सा है। और इसी वजह से एक वन चाइना पॉलिसी निकल के आई है, जो कि ये कहती है कि अगर कोई देश पीआरसी से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करना चाहता है, मेनलैंड चाइना से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करना चाहता है, तो उन्हें ताइवान से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ने होंगे। और ऐसे ही अगर कोई देश ताइवान से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करना चाहता है,
तो उसे अपने मेनलैंड चाइना से पीआर से डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ने पड़ेंगे। तो किसी भी देश को दोनों में से कोई एक ही चुनना पड़ेगा अगर उसे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश करने हैं। ये वन चाइना पॉलिसी कहती है। तो आपको फिर अब ये समझना है कि इसी वजह से ताइवान के पास अब केवल 12 ही डिप्लोमेटिक अलाइज हैं, 12 ही ऐसे देश हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं और बीजिंग को रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो केवल 12 ही ऐसे देश हैं जो बीजिंग के साथ नहीं हैं और ताइवान के साथ हैं। ऐसे कौन से हैं? उनमें से हैं बेलीजे, गुआतेमाला, हाइती, होली सी, मार्शल आइलैंड्स, पालाउ, पाराग्वे, सेंट लूसिया, सेंट किट्स, नेवीस, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स, एस्वाटिनी एंड तुवालू। तो ये कुछ 12 ऐसे देश हैं जो कि ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं। और ताइवान के पास बाकी कुछ देशों से भी थोड़े अनऑफिशियल रिलेशंस बने रहते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड या बाकी यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनसे थोड़े अनऑफिशियल रिलेशंस बने हुए हैं। फॉर्मल एस्टैब्लिश तो वो नहीं कर सकते क्योंकि सारे देश बीजिंग की गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं। अब आपको ये पूरा ताइवान का किस्सा समझ में आ रहा होगा कि कैसे वो नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में जो लड़ाई झगड़े हुए उसकी वजह से ताइवान और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। पहले ताइवान को रिकॉग्निशन मिलता था, अब चाइना को रिकॉग्निशन मिल रहा है। हालांकि आपको ये और समझना जरूरी है कि क्योंकि पहले ताइवान के पास ही सिक्योरिटी काउंसिल की सीट थी, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट थी उसी के पास सीट थी, तो वो ऐसे बहुत सारी इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है, बहुत सारी ऐसी सब्सिडरी बॉडीज का पार्ट अभी भी बना हुआ है। उसमें से उसकी मेंबरशिप नहीं हटी है, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, सेंट्रल अमेरिकन बैंक फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ऐसे और बहुत सारी, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक्सेट्रा, इन सब में भी इसकी मेंबरशिप बनी हुई है। उन सब से मेंबरशिप इसकी खत्म नहीं हुई है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि काफी सारे देश यूनाइटेड स्टेट्स को इंक्लूड करके भी पीआरसी की गवर्नमेंट को ऑफिशियल रिकॉग्निशन देते हैं, उसे लेजिटिमेट गवर्नमेंट बताते हैं। यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि मेन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की गवर्नमेंट है, और वन चाइना पॉलिसी को एक्नॉलेज करते हैं, उसे मानते हैं। हालांकि सारे देश, बहुत सारे देश ताइवान से अनऑफिशियल रिलेशंस बना के रखते हैं, क्योंकि ट्रेड करना है उनको, इकोनॉमिक टाइज बना के रखने हैं, कल्चरल टाइज बना के रखने हैं, और वो ताइवान की सॉवरेनिटी को नहीं मानते। सब यही कहते हैं कि ताइवान जो है चाइना का ही हिस्सा है। अब करंट सिचुएशन क्या है फिर? अगर सब लोग यही मानते हैं कि ताइवान चाइना का हिस्सा है, तो फिर क्यों यूएस बीच में घुस रहा है? क्यों यूएस कह रहा है कि मैं ताइवान को सपोर्ट करूंगा अगर चाइना उसके बीच में उस पर हमला करता है? तो ऐसा क्यों है? तो आपको उसके लिए करंट सिचुएशन समझना जरूरी है। चाइना ने बोला है कि हम ताइवान को रीयूनिफाई करने के लिए फोर्स का यूज कर सकते हैं। अगर पीसफुल तरीकों से ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हम फोर्स का यूज करने में नहीं कतराएंगे। हम ये कहेंगे कि ताइवान जो है चाइना का हिस्सा है। तो इसीलिए 2005 में चाइनीज गवर्नमेंट ने एंटी सेसेशन लॉ निकाला था, जिसमें उसने कुछ कंडीशंस बोली थी कि अगर ऐसी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो चाइना नॉन पीसफुल मींस यूज कर सकता है ताइवान को चाइना के अंदर इंक्लूड करने के लिए, या ताइवान को चाइना से अलग होने के लिए, अलग होने से बचाने के लिए वो नॉन पीसफुल मींस का भी यूज कर सकता है। ऐसा उसने लॉ पास किया था 2005 में। और यूएसए ने भी एक लॉ पास किया था, यूएसए का भी एक एक्ट था, ताइवान रिलेशंस एक्ट, जो कि 1979 में था। तब ताइवान को रिकॉग्निशन हट चुका था, तब मेनलैंड चाइना का रिकॉग्निशन था। इस वजह से ताइवान के ऊपर काफी खतरा बना हुआ था कि अब क्योंकि मेनलैंड चाइना को उन्होंने रिकॉग्निशन दे दिया है तो ताइवान की सोवरेनिटी काफी खतरे में है। और उसी सब को ध्यान में रखते हुए यूएस ने एक एक्ट पास किया था, ताइवान रिलेशंस एक्ट, जो कि 1979 का है, जिसमें ये बोला था कि अगर ताइवान पर चाइना हमला करता है तो यूएसए उसे प्रोटेक्शन देगा। तो यूएसए ने 1979 में बोला था, जिसकी बाउंडेशन उस पर आज भी है। और इसीलिए यूएसए ये कहता है कि हमारी कमिटमेंट है ताइवान को प्रोटेक्ट करने की। हालांकि वो ताइवान को एक सॉवरेन स्टेट नहीं मानता, ताइवान के साथ ऑफिशियल रिलेशंस नहीं रखता, ताइवान को भी चाइना का हिस्सा मानता है, बट ये कहता है कि ताइवान को अगर चाइना अटैक करेगा तो हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि जो चाइनीज इंकर्शंस हो रहे हैं, जो चाइना ताइवान के आसपास अपने मिलिट्री एक्टिविटीज कर रहा है, और जो यूएसए का ऑपोजिशन है, वो दोनों के कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टैंड है। तो दोनों के ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है सिचुएशन को, चाइना कुछ कह रहा है, यूएसए कुछ कह रहा है, तो ये काफी टेंस सिचुएशन बन जाती है, काफी तनाव वाली सिचुएशन बन जाती है। तो यूएसए ये कहता है कि चाइना से रिक्वेस्ट करता है, चाइना को ये कहता है कि आप अपने सारे मिलिट्री एक्शंस रोक दीजिए, आप अपना प्रेशर बनाना, डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना या इकोनॉमिक प्रेशर बनाना, अपने सैंक्शंस जो आप ताइवान के ऊपर कर रहे हो वैसा सब करना रोक दीजिए, और आप मीनिंगफुल डायलॉग में इन्वॉल्व हुई। आप ताइवान के जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स हैं, जो वहाँ के लीडर्स हैं, उनके साथ अच्छे से बातचीत करिए, डिप्लोमेटिक
तरीके अपनाइए बजाय मिलिट्री तरीकों के। तो ये ये तनाव थोड़ा बना रहता है, ये सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस बने रहते हैं हर देश के बीच में। अब आपको समझना है कि ताइवान की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों चाइना उसके ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहता है या क्यों चाइना उसे नहीं छोड़ना चाहता। तो आपको ये समझना है कि ताइवान की जो लोकेशन है वो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, पैसिफिक ओशन की वेस्ट साइड में है, चाइना के पास है, जापान के पास है, फिलीपींस के पास है। तो ये साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्रीज थी हमने जो देखा था कि कैम्बोडिया, वियतनाम, इसके पास भी जाने का एक अच्छा रूट है, अच्छी लोकेशन है। और साउथ चाइना सी में भी काफी उसकी अच्छी लोकेशन है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो साउथ चाइना सी ये है, ये ताइवान स्टेट है, ये चाइना है। और इसकी लोकेशन काफी अच्छी है क्योंकि ये जापान की भी पास है, फिलीपींस की भी पास है, साउथ कोरिया के पास है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के पास है, जिससे हमारी जो कि ट्रेड और सिक्योरिटी में काफी बेनिफिशियल है। तो इसी वजह से काफी जरूरी हो जाता है। और ताइवान चाइना के पास भी है, तो वो चाइना की जो मिलिट्री प्लानिंग है और आसपास के जो देश हैं उनके अगेंस्ट मिलिट्री प्लानिंग में चाइना को काफी बेनिफिशियल साबित होगा। अगर चाइना अपने मिलिट्री बेसिस ताइवान में स्टैब्लिश कर सकता है तो उसकी डोमिनेंस और ज्यादा बढ़ेगी उस रीजन में, और वो यूएसए को भी डोमिनेट कर सकता है, जापान को भी डोमिनेट कर सकता है, और जो उसकी बाकी एलाइज हैं जैसे साउथ कोरिया वगैरह उन पे भी अपना डोमिनेंस जमा सकता है अगर चाइना ताइवान पे अपना मिलिट्री बेस बनाता है। तो इसीलिए भी ताइवान चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए जैसा कि मैंने बोला कि चाइना की एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी अगर वो ताइवान पे अपना कब्जा करता है। अब आपको ये भी समझना है कि ताइवान की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि केवल अगर वो एक छोटा आइलैंड देश है तो उसकी इकोनॉमी में ज्यादा हिस्सा नहीं है। ताइवान सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में बहुत आगे है। देश के 90% जो एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स हैं वो सब ताइवान में बनते हैं, और पूरे ग्लोबल मार्केट का करीब 60 से 70% सेमीकंडक्टर्स ताइवान में बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज भी ताइवान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने बताया कि पूरी दुनिया के 60% से ज्यादा सेमीकंडक्टर्स ताइवान में बनते हैं, और सबसे ज्यादा एडवांस्ड वालों के 90% से ज्यादा ताइवान में बनते हैं। तो ये इसी वजह से, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की वजह से और रीजनल स्टेबिलिटी की वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारी ग्लोबल सप्लाई चेन्स ताइवान से ही शुरू होती हैं। तो अगर चाइना ताइवान पे अपना कब्जा कर सकेगा तो वो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन्स को कंट्रोल कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के ज़माने में सेमीकंडक्टर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हर चीज़ में। आजकल तो लैपटॉप्स में, मोबाइल्स में आईओटी डिवाइसेस आ जाते हैं, हर मशीन में सेमीकंडक्टर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। हर चीज़ आजकल स्मार्ट होती जा रही है, स्मार्ट वॉशिंग मशीन, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स, सब में सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। तो अगर चाइना ताइवान पे कंट्रोल कर पाएगा तो वो इस पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन को, इस सेमीकंडक्टर्स की जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उससे कंट्रोल कर पाएगा। तो इसीलिए भी ताइवान की सिग्निफिकेंस कई गुना बढ़ जाती है। अब आपको ये समझना है कि यूएस ताइवान को कैसे सपोर्ट अपना दे रहा है। यूएस उसे अपने हथियार दे रहा है, फाइटर जेट्स दे रहा है, ड्रोन्स दे रहा है, रॉकेट सिस्टम्स दे रहा है और मिसाइल्स दे रहा है। और साउथ चाइना सी में भी यूएस का जो वॉरशिप है थियोडोर रूजवेल्ट, वो एंटर कर देता है या करता रहता है ताकि वो मेरीटाइम सिक्योरिटी को बना के रखे, पार्टनरशिप्स को बना के रखे और वहाँ ट्रेड अच्छे से होता रहे, उसको मैनेज करके रखे। तो ये भी यूएस ताइवान को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब हमें समझना है कि इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं, ये इंडिया का क्या स्टैंड है इस चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। 1949 से ही, जब से ये सिविल वॉर, चाइना का सिविल वॉर खत्म हुआ था और ताइवान में नेशनलिस्ट गवर्नमेंट भागी थी, तब से ही इंडिया ने वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट किया है। और उसने यही बोला है कि ताइवान और तिब्बत जो है वो चाइना का ही पार्ट है। तो इंडिया ने स्टार्टिंग से ही, हमेशा से ही मेनलैंड चाइना को सपोर्ट किया है। और इंडिया इसी को अपना एक पॉइंट बनाने की ये कोशिश करती है। इंडिया ये कहती है कि अगर हम तुम्हारी वन चाइना पॉलिसी पे यकीन करते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि ताइवान चाइना का हिस्सा है, तो तुम्हें भी हमारी वन इंडिया पॉलिसी पे यकीन करना पड़ेगा, तुम्हें भी हमें सपोर्ट करना पड़ेगा कि कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा है। तो ये दोनों डिप्लोमेटिक पॉइंट्स इंडिया ने प्रपोज, इंडिया इसीलिए भी सपोर्ट करता है, वो ये कहता है कि मैं वन चाइना पॉलिसी पे बिलीव करूंगा और मैं वन, और तुम वन इंडिया पॉलिसी पे बिलीव करो। और ये कितने हद तक सक्सेसफुल रही है इसको जज करने वाला मैं नहीं होता हूँ। ये आपको खुद से सोचना है कि क्या चाइना ने ये वन इंडिया पॉलिसी को एक्सेप्ट किया है या नहीं। 2010 के बाद से इंडिया ने वन चाइना पॉलिसी को ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करना या ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में मेंशन करना बंद कर दिया था। उसने ये बोला था, उसने ऑफिशियली, इंडिया अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में नहीं बोलते। हालांकि उसकी ताइवान के साथ एंगेजमेंट जो है वो अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है। इंडिया ताइवान रिलेशंस अभी भी काफी रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि
इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो इसीलिए और ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो, या उसी कॉम्प्लेक्सिटी के वजह से इंडिया ताइवान रिलेशंस भी रिस्ट्रिक्टेड ही रहे हुए हैं, क्योंकि इंडिया चाइना रिलेशंस हमेशा से ही टेंस्ड रहे हैं। तो इसीलिए इंडिया और ताइवान की फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो नहीं है, जैसे कि हमने देखा था कि ताइवान के केवल 12 देशों के साथ ऐसे हैं। लेकिन 1995 से रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस दोनों के बीच में बने हुए हैं, यानी कि इंडिया भी ताइवान में अपने फॉरेन मिशन भेजती है और ताइवान के भी इंडिया में फॉरेन मिशन हैं, जो कि डी फैक्टो एम्बेसीज की तरह काम करते हैं, यानी कि टेम्पररी एम्बेसीज की तरह काम करते हैं। तो ये जो ताइवान के डी फैक्टो एम्बेसीज हो गई, इन्हें हम कहीं पे इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर कहते हैं। ये इंडिया में मेनली दो थे, न्यू दिल्ली में और चेन्नई में। अब ताइवान ने तीसरा मुंबई में भी अपने स्टार्ट करने की बात करी है। इस वजह से इंडिया और ताइवान के रिलेशन थोड़े इंप्रूव होंगे, थोड़े स्ट्रेंथन होंगे, और बायलेटरल कोऑपरेशन बढ़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहता, कोई भी देश इसको बढ़ने देना नहीं चाहता, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ताइवान की इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। और क्या ऐसे और रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया को फर्क पड़ सकता है, आइए हम उसे देखते हैं। इंडिया ने ताइवान के साथ 2001 से काफी ट्रेड बढ़ाया है, और वो ताइवान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहा है। तो अगर चाइना ताइवान पे कब्जा कर लेता है, तो इंडिया के जो ताइवान के साथ ट्रेड्स हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रेड है, वो काफी अफेक्ट होंगे। जैसा कि आपको और पता होगा कि अभी इंडिया में भी सेमीकंडक्टर प्लांट बनने के लिए काफी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। इंडिया में भी सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग होगी। टाटा ग्रुप के साथ इस कंपनी ने पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ने टाटा ग्रुप के साथ अपने टाइज बढ़ाए, और उन्होंने बोला कि इंडिया में भी हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इससे इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट बूस्ट होंगे और दोनों के रिलेशंस में पीस आएगा। तो जैसा कि मैंने समझाया कि अगर ताइवान में कोई भी कंफ्लिक्ट होता है, तो पूरा ग्लोबल ट्रेड काफी इंपॉर्टेंटली इफेक्ट होगा। काफी क्रिटिकल सप्लाई चेन्स जो सेमीकंडक्टर्स की हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगी, और पूरी ग्लोबल जीडीपी का करीब से 10% इफेक्ट होगा, और बहुत सारे देशों की इकोनॉमी एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी इंडिया को मिला के। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टर्स की जो इंडस्ट्रीज हैं, वो उस रीजन में इतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है कि अगर उसमें कुछ भी होता है, तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन इफेक्ट होगी, पूरी दुनिया के ग्लोबल जीडीपी पे बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। तो इसीलिए ये सबके ही हक में नहीं है कि ये सिचुएशन और एस्केलेट हो, या चाइना ताइवान पर कुछ भी कंफ्लिक्ट एस्केलेट हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया चाइना बॉर्डर के भी रिलेशंस और बढ़ सकते हैं। अगर चाइना की डोमिनेंस बढ़ गई ताइवान पर, तो फिर चाइना अपने और हिस्सों पे भी हक जमाना और डोमिनेंट तरीके से कर लेगा। जैसे कि अक्साई चीन हो गया, या अरुणाचल प्रदेश हो गया, जहाँ पे इंडिया चाइना बॉर्डर रिलेशंस थोड़े टेंस्ड हैं। अगर चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेता है और उसका ये सक्सेस हो जाता है, कोई देश और कुछ नहीं कर पाता, तो इस वजह से इंडिया के रिस्क और बढ़ जाएंगे। और क्योंकि चाइना और इंडिया दोनों न्यूक्लियर देश हैं, तो वो एक एस्पेक्ट भी रहता है, वो एक टेंशन भी बनी रहती है कि कहीं न्यूक्लियर वॉर तो नहीं हो जाए। तो इसीलिए ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है, इंडिया चाइना बॉर्डर पर भी काफी टेंस हो सकता है। अगर चाइना डोमिनेंट मिलिट्री पावर बन गया, कि अगर चाइना ने ताइवान पर कब्जा कर लिया और यूएसए कुछ नहीं कर पाया, तो ये जो हमारा रीजन है साउथ ईस्ट एशिया का, यहाँ पे चाइना की डोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और इंडिया की स्टैंडिंग काफी कम हो जाएगी। इंडिया की इंटरनेशनल पोजीशनिंग काफी कम होने के चांसेस हैं, क्योंकि चाइना की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आपको ये भी समझना है कि अगर चाइना जीतता है, तो फिर आर्म्स रेस भी बढ़ जाएगी इस इलाकों में। जो बाकी साउथ ईस्ट एशियन देश हैं, वो यूएसए के भरोसे नहीं रहेंगे कि यूएसए हमें आर्म्स प्रोवाइड करेगा, या हम यूएसए के भरोसे रहेंगे तो यूएसए हमें जिता देगा। ऐसा नहीं है, फिर हर कंट्री अपने खुद के हथियार बनाना चाहेगी, और आर्म्स रेस बढ़ जाएगी। हर कंट्री अपनी बॉर्डर्स को क्लोज करना चाहेगी, अपना मिलिटराइजेशन करना चाहेगी, जिससे कि इंडिया के जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है इंडियन ओशन में, वो भी काफी कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत काफी कॉम्प्लेक्स रिलेशंस रहते हैं, इन्हें समझना इतना आसान नहीं है कि क्या देशों के बीच की डायनामिक्स रहती है। आप इतने बड़े लेवल पे इनको समझने के लिए बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत है, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। बट आपको फिर भी एक आइडिया दे सकता हूँ कि अगर चाइना की ताइवान के ऊपर डोमिनेंस बन जाती है, तो उसके ये सब इफेक्ट्स होंगे, जिसकी वजह से इंडिया को काफी खतरा है। तो अब इंडिया क्या कर सकता है, क्योंकि अ, दोनों ही कंट्रीज डेमोक्रेसी हैं, तो दोनों ही कंट्रीज में पार्लियामेंट है, दोनों ही कंट्रीज गुड गवर्नेंस चाहती हैं।
तो इसीलिए ये स्ट्रेंथन कर सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ बना रहे, अभी की स्थिति बनी रहे, काफी ज्यादा खराब ना हो। ये डिप्लोमेटिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। और ताइवान के साथ थोड़े रिलेशंस अपने इंडिया भी इंप्रूव कर सकता है। इसका ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हमें चाइना से दुश्मनी करनी है। इसका सबसे बड़ा ये रीजन है कि इकोनॉमिक इसके इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा डेवास्टेटिंग हो सकते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर से भी ज्यादा खतरनाक इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की इंपॉर्टेंस आज की दुनिया में बहुत ज्यादा है। और सेमीकंडक्टर्स पूरी तरीके से, बहुत मेजर तरीके से ताइवान में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अगर ताइवान पे कुछ भी मिलिट्री एक्शन होता है तो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन इफेक्ट हो सकती है। और इंडिया ये भी हमेशा ये कहता है कि हम किसी एक देश को सपोर्ट नहीं करते। इंडिया की हमेशा पॉलिसी रहती है डी हाइफिनेशन की। डी हाइफिनेट मतलब कि मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि चाइना और ताइवान के क्या रिलेशंस हैं, मैं दोनों से अपने इंडिपेंडेंट रिलेशंस बना के रखूंगा। जैसे कि अब मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि यूएसए और रशिया के क्या रिलेशंस हैं। मेरे रशिया के साथ अपने अलग रिलेशंस हैं, मेरे यूएसए के साथ अपने अलग रिलेशंस हैं। भले ही तुम आपस में लड़ते रहो। ऐसे ही इंडिया का चाइना और ताइवान के लिए स्टैंड है कि मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि चाइना और ताइवान आपस में लड़ते रहें, मेरे दोनों से अलग रिलेशंस हैं। हाँ, मैं ये जरूर चाहता हूँ कि दोनों के बीच में पीस बना रहे। तो इसीलिए आपको ये जरूर से समझना है। तो यहाँ पे एक ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सारे देश मिलके एक हेडलाइन बनाएं, एक समझौता करें कि चाइना ताइवान को फोर्सफुली कॉन्कर ना करे, फोर्सफुली अपने अंदर इंक्लूड ना करे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी नया सीखा, अगर आपको कुछ थोड़ा ब्रॉड ओवरव्यू लगा, आइडिया लगा, अगर आपको लगता है कि आपकी ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बढ़ी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।